इसमें क्लाउड का ऑप्शन नहीं आया। हाँ ठीक है। क्लास की शुरुआत करते हैं त्रिपदी वंदना से। और सर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर के बाद, इसलिए क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सत्यम। जय जिनेन्द्र सभी को। जैसे कि सबको मालूम है, आज हमारा क्लास है रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारे ट्रेनर है वंदना जी बैद कोलकाता से। तो वो क्लास स्टार्ट करे उससे पहले थोड़ा उनके बारे में हम जान लेते हैं। वंदना जी बैद कोलकाता से है, प्रेक्षा लेवल ट्रेनर, पिछले 5 सालों से प्रेक्षा ट्रेनर। और उन्होंने एमएससी किया है साइंस ऑफ लिविंग में, और कोलकाता में एमए के स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं हाल फिलहाल में। और सबसे इम्पोर्टेंट, पिछले 6 महीनों से हमारी लेवल 2 ऑनलाइन क्लास की कोऑर्डिनेटर है और बहुत ही डेडिकेशन से, बहुत ही इफेक्टिवली और स्मूथली अपना काम कर रही है। और उनके लिए ओम अरहम, और भी कोई भी काम होता है प्रेक्षा फाउंडेशन का, हमेशा तत्पर रहते हैं वंदना जी। वंदना जी, ओम अरहम। ओम अरहम रेणु जी, थैंक यू सो मच। और ऑल द बेस्ट। आप क्लास स्टार्ट करिए प्लीज। जी जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। रेणु जी ने बता ही दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की आज की क्लास है, टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। जब हम श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो पहला शब्द जो आता है श्वसन, जो साधारण बोलचाल की भाषा में क्या है श्वसन? बेसिकली 2 शब्दों से, बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन लेना और अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना। हम बोलचाल की भाषा में सिंपल वे में श्वसन को इस प्रकार ले सकते हैं, लेकिन जब हम लेवल 2 की तैयारी करें, लेवल 2 का प्रशिक्षण ले रहे हैं, या हम जीवन विज्ञान में प्रेक्षा ध्यान के साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को जोड़ के पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें और भी जाननी आवश्यक हो जाती है। ये तो था श्वसन। अब श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? तो जितने भी ऑर्गन्स हमारी नेजल कैविटी से लेकर ये पूरे हमारे श्वसन प्रक्रिया में जितने भी अंग ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो एक कंप्लीट उनका सिस्टम, उनकी लोकेशन और उनका कार्य, इस सब सिस्टम को मिलाकर जो एक तंत्र बना है वो है श्वसन तंत्र। बहुत सारे अंग इसमें काम करते हैं, तो एक एक अंग का क्या काम है, क्या उसकी संरचना है और वो किस प्रकार हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो श्वसन तंत्र को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके कार्य क्या क्या हैं। बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम है गैसों का आदान प्रदान। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ऑक्सीजन, बाहर के वातावरण से ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का विनिमय, आदान प्रदान, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम। दूसरा काम है श्वसन तंत्र का कि हमारे जो बाहर के वातावरण की हवा जो हम श्वास के द्वारा अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अगर ये हवा हम एज इट इज ले लें तो ये हमारे शरीर के अनुरूप नहीं रहती। सपोज बाहर बहुत ठंड है, हम कोई हिल स्टेशन पे गए, कुल्लू मनाली या कश्मीर घूमने गए, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, तो सांस तो हमें वहां भी लेना पड़ेगा। तो अगर इतने कम तापमान का, इतने लो टेम्परेचर की अगर हवा श्वास हम अंदर लेंगे तो हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं। या इसके विपरीत बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले प्रदेश में हमें जाना पड़ा और बहुत टेम्परेचर है, 45-48 डिग्री का टेम्परेचर, इतनी गर्म हवा अगर एज इट इज़ हमारे शरीर में प्रवेश करेगी श्वास के दौरान,
तो भी हमारे बॉडी को हार्म हो सकता है। तो हमारा श्वसन तंत्र क्या करता है, बॉडी जो हवा हम ग्रहण कर रहे हैं, हमारी बॉडी के तापमान के अनुसार उसको बदल के, उसको फिल्टर करके तब हमारी बॉडी में प्रवेश करने के लिए अनुमति देता है। तीसरा काम है कि जो हम बोल रहे हैं, हमारी जो ध्वनि है, जो ये शब्द हम बोल रहे हैं, जो हमारा ये वोकल कॉर्ड, जिसे हम विशुद्धि केंद्र भी कहते हैं, इसको भी एक्टिवेट या इसके कार्य संचालन में भी श्वसन तंत्र का ही, यह मतलब वोकल कॉर्ड भी श्वसन तंत्र का ही हिस्सा है। अगला इसका कार्य है स्मेलिंग पावर, जो हमारी घ्राण शक्ति है, जो हम सूंघते हैं, हमारे मतलब जो सूंघने की शक्ति है, ये भी हमारे श्वसन तंत्र के अंदर ही आती है। और लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्शन। हमारी जो ये नेजल कैविटी है, इसके अंदर छोटे छोटे बाल और एक म्यूकस या सेमी लिक्विड टाइप का एक लिक्विड रहता है, वो हमारी नेजल कैविटी में रहता है, जिससे हमारे ये क्या करता है, ये बाल और म्यूकस बाहरी कोई भी वातावरण में, एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास आज इतना पोल्यूशन है, तो डस्ट पार्टिकल्स, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे सांस के साथ हमारे बॉडी में प्रवेश ना कर पाए, तो यहाँ पे एक चेक पोस्ट लगा हुआ होता है। जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे चेक पोस्ट होता है कि वहां से चेकिंग होकर ही आप दूसरे कंट्री में एंटर कर पाओगे। इसी प्रकार हम जो भी सांस लेंगे, वहाँ पे हमारी नेजल कैविटी में, नासा गुहाओं में एक चेक पोस्ट रहता है, उससे फिल्टर होके ही हवा हमारी बॉडी में प्रवेश करती है। ये तो थे कार्य श्वसन तंत्र के। आइए अब हम और डिटेल में जब जानते हैं, तो हमें ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि श्वसन तंत्र कितने प्रकार का होता है। जब हम इसकी डीप में स्टडी करेंगे तो श्वसन तंत्र 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य श्वसन, एक अंतः श्वसन। बाह्य मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अंतः श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। हमारा ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, बाह्य श्वसन है, यह हमारा लंग्स लेवल पर होता है। लंग्स लेवल पर कहने का ये मतलब है कि जो वातावरण में उपस्थित जब हम हवा को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन किसी का शायद ऑडियो म्यूट अनम्यूट रह गया है, सॉरी। तो एक्सटर्नल या बाह्य श्वसन होता है बाहरी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। ये सब बाहर और हमारे लंग्स के लेवल तक ही होता है। एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन या अंतः श्वसन। अंतः श्वसन क्या होता है, जब हम ये ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, तो यह ऑक्सीजन हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड पहुंचाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ब्लैक कलर के मार्क से कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। एक ब्लैक कलर के मार्क से आपको दिखाई दे रही है एक संरचना, ये हमारा ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड या ऑक्सीजन युक्त रक्त इसे कह सकते हैं। ये लंग्स से हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचता है। ठीक इसके विपरीत, जब ये ऑक्सीजन यहाँ कोशिकाएं तक पहुंच गई हैं, उसी के साथ वहां पे उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारे ग्लूकोज जो एनर्जी के एंड रिजल्ट में मिलती है, श्वसन तंत्र के एंड रिजल्ट में हम बाद में पढ़ेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सभी कोशिकाओं से इकट्ठा करके फिर से वापस लंग्स तक पहुंचाती है। ये देखिए आप, पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड जो ऑक्सीजन युक्त रहता है, वो हमारे सेल्स में आया। अब सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, उसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कहते हैं। तो जो हमारा ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो एकदम ब्राइट रेड कलर का, एकदम
सुर्ख लाल रंग जिसे हिंदी में हम कहते हैं ब्राइट रेड कलर का होता है। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं, उसके कलर में स्लाइट चेंज होता है, वो थोड़ा पर्पलिश, थोड़ा कलूठा टाइप का हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैली गैस है और उस कारण से वो थोड़ा सा उसका ब्लड का हमारा कलर चेंज हो जाता है। तो ये तो थी दो प्रक्रिया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। अब हम जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है श्वसन का, जिसे हम जब हम प्रेक्षा ध्यान में श्वास प्रेक्षा पढ़ते हैं तो फिर ये शब्द हमें बार बार सिखाया जाता है, सम्यक श्वास। तो ये सम्यक श्वास क्या है, आइए जानते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। जिसे हम सम्यक श्वास या पूर्ण श्वास कहते हैं, ये 3 प्रकार की पेशियों से, 3 प्रकार की पेशियों को इन्वॉल्व करके लिया गया श्वास ही सम्यक श्वास या पूर्ण श्वास कहलाता है। तो ये 3 प्रकार की पेशियां कौन कौन सी हैं? पहली है क्लेविक्युलर मसल्स, ये हमारी कॉलर बोन के पास होती हैं, जिसे हम ये हमारे कंधे, गर्दन के नीचे एंड में कॉलर बोन जिसे बोलते हैं, हंसली, हिंदी में बोला जाता है हंसली, कॉलर बोन, क्लेविकुलर मसल। सेकंड होती है हमारी पसलियों के आसपास की जो पेशियां होती हैं, उनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा तनुपट यानी डायाफ्राम। तो जैसे कि हम लोग को बहुत बार हम लोगों ने प्रेक्षा ध्यान की क्लास में सुना है, हंसली, पसली और तनुपट की सहायता से लिया गया श्वास ही सम्यक श्वास है। तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं, बाहर की वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, तो हमारा पेट फूलता है। पेट फूलता है मतलब क्या, उसका जब लंग्स में हमारे हवा भरेगी, लंग्स एक्सपेंड होंगे, तो डायफ्राम जो है, जो डोम शेप अपनी गोलाई में था, वो फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होने से जब फेफड़े एक्सपेंड हुए तो उन्होंने इंटरकोस्टल मसल पे प्रेशर डाला, तो हमारी जो पसलियां हैं, इंटरकोस्टल मसल है, वो भी एक्सपेंड होंगी। इसी के साथ हमारी क्लेविकुलर बोन्स जो हैं, जो हमारी कॉलर बोन है, वो भी एक्सपेंड होती है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, श्वास जब हम लेते हैं हमारे लंग्स एक्सपेंड हो रहे हैं या पेट की मांसपेशियां फूलती हैं। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो इसी के साथ हमारी पेट की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो ये था हमारा श्वसन की प्रक्रिया। अब हम आगे जानते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स से मिलके हमारा ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र बना है। तो इसको भी हम एक डायग्राम के माध्यम से, मैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम से दिख रहे हैं। हम एक एक की चर्चा करते हैं। मेन जो डायग्राम, जो मेन पार्ट हैं, ऑर्गन हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र में का हिस्सा हैं, उनकी चर्चा करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो जब हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, सबसे पहले आती है हमारी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी, जो ये हमारी नाक या नोज आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो हमारे 2 नॉस्ट्रल हैं, देखिए डायग्राम में अंडरलाइन किया गया है रेड कलर से, नेजल कैविटी। ये वो स्थान है जहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ रहता है और हमारे बॉडी के तापमान के अनुरूप ही हवा अंदर जाती है। जो ऑक्सीजन है वो हम ग्रहण कर रहे हैं, वो यहाँ से अंदर जाती है। और यहाँ जो मैंने पहले बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे बाल और म्यूकस रहता है, जो हमारे धूल के कण, बाहरी जो प्रदूषण है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी होते हैं, अगर हवा के साथ हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहे हैं तो ये नेजल कैविटी में ही रोक लिए जाते हैं। इसके बाद और ये हमारे को ग्रहण शक्ति की भी, सेंस ऑफ स्मेल भी प्रदान करता है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट ऑर्गन पे जाते हैं, नेजल कैविटी के नेक्स्ट में होता है फेरिंग्स, जिसको हिंदी में ग्रसनी भी बोलते हैं। फेरिंग्स नासा गुहा के पीछे में होती है। ये लगभग 13 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और नेजल कैविटी से
हमारे लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र तक हवा पहुंचाने का कार्य ये फेरिंग्स या ग्रसनी करता है। अगला ऑर्गन है हमारा लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। इस लैरिंग्स को स्वर यंत्र भी बोला जाता है या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब की तरह एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। यही वह स्थान है जहां हमारे भोजन नली और श्वास नली का रास्ता अलग अलग होता है। ये जो लैरिंग्स है, इसके टॉप पर, इसके मुंह पर एक ढक्कन के आकार के एक कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, एक ढक्कन जैसा बना हुआ रहता है, जिसे हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये एपिग्लोटिस है कि जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ये हमारा उस समय ये एपिग्लोटिस खुल जाता है और हमारा खाना अन्न नली में जाने लगता है। कई बार बोलते हैं, ऐसे बोला जाता है कि ज्यादा बात करते करते खाना नहीं खाना चाहिए। इसके पीछे क्या रीजन है कि जब हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं तो ये तो नहीं है कि सिर्फ हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मीन टाइम में हवा ग्रहण मतलब ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं या हवा नहीं ग्रहण कर रहे हैं। भोजन के साथ साथ हवा भी हमारे अंदर जा रही है। हवा अंदर जा रही है, अगर दोनों चीज अगर हम बात करते करते खाएंगे तो मे बी अन्न का दाना हमारी श्वास नली में जा सकता है। और हमें अगर इस तरीके से होता है कि कोई अन्न नली में, हमारा अन्न नली से श्वास नली में कोई अन्न का दाना चला जाता है तो हमारी बॉडी तुरंत प्रतिवर्ती क्रिया करती है और हमें जोर से इस तरीके की खांसी आती है कि वो दाना या कोई खाने का कोई भी पार्टिकल बाहर तुरंत निकाल दिया जाता है। अब ये फेरिंग्स और लैरिंग्स के बाद एक बहुत लंबी पर्पल, आप देखिए ट्रैकिया, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ट्रैकिया। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा, इसको श्वास नली भी बोलते हैं या एयर कंडक्टिंग ट्यूब भी इसको बोला जाता है। बहुत सारे नामों से जाना जाता है, एयर कंडक्टिंग ट्यूब या विंड पाइप, हिंदी में श्वास नली भी बोल सकते हैं। ट्रैकिया, ये ट्रैकिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे लंग्स का रास्ता सीधा तय होता है। यहाँ पर इसके ट्रैकिया में अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की झिल्ली, एक श्लेष्मिक झिल्ली भी रहती है। अगर हमने श्वास लिया और हमारी नेजल कैविटी से सपोज कोई डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर भी जाते हैं तो यहाँ ट्रैकिया में कुछ हद तक उनको रोक लिया जाता है। ट्रैकिया में आप देख रहे हैं कि एक जैसे सी, इंग्लिश अल्फाबेट का सी लेटर होता है, वो आधा सी के आकार का इस प्रकार के रिंग रिंग नुमा संरचना होती है, एक के ऊपर छल्लेदार जैसे बोलते हैं, इस तरीके के सी के आकार का एक संरचना होती है ट्रैकिया का। तो इस संरचना की वजह से ये ट्रैकिया को या हमारी श्वास नली को एक दृढ़ता, एक रिजिडिटी प्रदान करता है। और हम जब हम श्वास, तो हम सारे समय, सब समय हमारा श्वास की प्रक्रिया चलती है। लगातार काम करते करते हम तो कभी कोई काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन हमारे ऑर्गन्स कभी भी नहीं थकते हैं। तो ये हमारा ट्रैकिया की जो वर्किंग कैपेसिटी है, काम करते करते इसकी क्षमता क्षीण नहीं हो जाए, इसको कोलैप्स होने से रोकता है। जो ये सी के आकार की संरचना है, ये इसको श्वास नली या ट्रैकिया को कोलैप्स होने से और सिकुड़ने से रोकता है। अब आप देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया आगे चल के 2 भागों में डिवाइड होता दिखाई दे रहा है, जो क्रमशः हमारे राइट लंग और लेफ्ट लंग में प्रवेश कर रहा है। जब ये 2 भागों में आगे चल के ब्रोंकाई, श्वसनी, जिसे ब्रोंकस भी बोलते हैं, इनको ब्रोंकस, ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और हमारे दाहिने फेफड़ा यानी राइट लंग और लेफ्ट फेफड़ा, बाएं फेफड़ा या लेफ्ट लंग में प्रवेश कर जाते हैं। आप डायग्राम में आप लोगों को क्लियर हो जा रहा होगा, श्वेता जी लगातार मार्किंग भी, हाईलाइट भी कर रहे हैं। तो जो ये 2 भाग में डिवाइड हो रहे हैं ब्रोंकाई, ये 2 भागों में प्रवेश कर जाती है और आगे जाके यही ब्रोंकाई
बहुत छोटी छोटी शाखाओं और प्रशाखाओं में, अनगिनत शाखाओं और प्रशाखाओं, जिसे ब्रोंकियोल्स बोला जाता है, श्वसनिकाएं बोला जाता है, उसमें डिवाइड हो जाती हैं। और ये ब्रोंकियोल्स के एंड पर छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे के समान पतली झिल्ली नुमा संरचना, जैसे बलून्स होते हैं छोटे छोटे, या अंगूर के गुच्छे के समान संरचना होती है, जिसे एल्वियोलाई बोला जाता है। ये एल्वियोलाई ही वो स्थान है जहाँ हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है। हमारे लंग्स के भीतर में गैसों का जो आदान प्रदान होता है, ये एल्वियोलाई संरचना, इसको हम जैसे इन्वर्टेड ट्री, एक वृक्ष के संरचना को अगर हम उल्टा आकार दे देते हैं, उस प्रकार की संरचना भी इसको बोल सकते हैं। या अंगूर का जिस हिसाब से एक बंच होता है, ग्रेप्स बंच, उस प्रकार इनकी संरचना होती है। तो ये जो ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है, तो किसी का ये लगातार फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। किसी कारणवश अगर ये थोड़ी श्रिंक हो जाएं या सिकुड़ जाएं, तो हमारे सांस पेशियों में इनमें अकड़न या जकड़न आ जाए, तो हमारा जो वायु मार्ग है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इस प्रकार की सिचुएशन को डॉक्टर अस्थमा रोग का संज्ञा देते हैं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अस्थमा। अब तो हमने ट्रैकिया दो भागों में डिवाइड हो गया, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, और फिर एल्वियोलाई की संरचना हमने देख ली। और ये एल्वियोलाई जो बहुत ही पतली पतली झिल्ली नुमा संरचना होती है। अब हम आते हैं सब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, लंग्स, हमारे फेफड़े, या इसको फुफ्फुस भी बोला जाता है। ये हमारी बॉडी में एक पैर यानी दो लंग्स होते हैं, एक पैर के रूप में पाए जाते हैं, एक हमारे बॉडी के राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। तो राइट लंग यानी दाहिना फेफड़ा या दाहिना फुफ्फुस थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट वाला। बाएं के तुलना में दाहिना लंग थोड़ा सा स्लाइट बड़ा होता है। जो दाहिना लंग है वो जनरली तीन खंडों से मिलकर बना होता है, और जो बायां लंग है वो दो खंडों से मिलकर बना होता है। और जो हमारा दाहिना लंग है उसका वजन एक अडल्ट पर्सन में, एक नॉर्मल इंसान में लगभग 620 ग्राम का दाहिना लंग होता है हमारा, और बायां लंग का वजन लगभग 570 ग्राम होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब हमारी बॉडी स्ट्रक्चर एक सी है, दोनों लंग्स का फंक्शन एक है, तो हमारा दाहिना लंग बड़ा क्यों है, दाहिना फेफड़ा बड़ा क्यों है, और बायां फेफड़ा छोटा क्यों है, लेफ्ट साइड वाला लंग्स जो है वो छोटा क्यों है। तो इसका ये रीजन है कि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट भी सिचुएटेड रहता है। हमारा हृदय, हार्ट को भी पोजीशन या लोकेशन देने के लिए जो लेफ्ट हमारी पोजीशन है बॉडी की, वो स्लाइड लेफ्ट वाला जो लंग है वो स्लाइड दब जाता है। यही वो रीजन है कि लेफ्ट वाला लंग थोड़ा सा साइज में छोटा होता है। इन्हीं लंग्स के अंदर बहुत छोटी छोटी रक्त केशिकाएं, कैपिलरीज होती हैं, जो हमारे सारे सेल्स और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है, जिसे हमने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला था, वहां से सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके यहाँ छोड़ती है, और सेम टाइम पे यहाँ से ऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजन युक्त ब्लड लेकर के हमारी शरीर की एक एक सेल तक, एक एक कोशिका तक रक्त को पहुंचाती है, जिस रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन को पहुंचाती है। तो जनरली एक अस्वस्थ मनुष्य में जो हवा लेने की कैपेसिटी है, जो हमारी जो लंग्स की जो लंग कैपेसिटी है, लगभग 6 लीटर तक हवा हम एक बार में ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, हम अपनी पूरी लंग कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आजकल जमाना हो गया है, सब अपनी जल्दबाजी में रहते हैं, समय की सभी के पास कमी रहती है, हरी बरी और करी, इसमें हम लोग रहते हैं। तो हम इस भाग दौड़ आपाधापी में पूरा श्वास लेना ही भूल जाते हैं।
या ये कहिए कि हमें पता ही नहीं है कि हम पूर्ण श्वास कैसे लेते हैं। जब हम प्रेक्षा ध्यान में श्वास प्रेक्षा पढ़ते हैं, उसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवर्ती श्वास प्रेक्षा, ये सब आसन, प्राणायाम, ध्वनि, ये सब के प्रयोग सीखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में हम पूर्ण श्वास भी ले सकते हैं। हम अपनी लंग्स की पूरी कैपेसिटी, पूरी क्षमता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपनी लंग्स कैपेसिटी को दीर्घ श्वास प्रेक्षा से बढ़ा सकते हैं, समवर्ती श्वास प्रेक्षा से, प्राणायाम करके, महाप्राण ध्वनि, ओम की ध्वनि, अरहम की ध्वनि, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिससे हम अपने फेफड़ों की क्षमता या लंग्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो थे सारे ऑर्गन्स जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब जब हम प्रेक्षा ध्यान में हमने रेस्पिरेटरी, जब हम लेवल 2 की पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो हमें हमारे लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जानना क्यों आवश्यक है। इसको हम अब रिलेट करते हैं श्वास प्रेक्षा से। श्वास प्रेक्षा में जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो ये किस तरीके से हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है वो हम समझते हैं। जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो धीमी गति से श्वास प्रश्वास लिया जाता है और यथासंभव कुछ समय के लिए यथासंभव या अपनी क्षमता के अनुसार हम हवा को अपने फेफड़ों में भी रोकते हैं। फेफड़ों को में रोकते हैं या फिर जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो फेफड़ों को कुछ यथासंभव कुछ क्षमता के अनुसार उन्हें खाली भी कर देते हैं। इस प्रकार श्वसन क्रिया में बहुत धीमी गति से जब ये पेशियां धीरे धीरे काम करती हैं तो इनकी जो वर्क कैपेसिटी है, मतलब इनके कम कार्य करते हुए भी ये हमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करा देती हैं और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा का संरक्षण होता है। और जब हम फेफड़ों को यथासंभव अंदर रोकने का अभ्यास करते हैं तो हमें गैसों का आदान प्रदान में अधिक समय मिलता है। गैसों का आदान प्रदान क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी। और इसको जब हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा में धीरे धीरे श्वास लेते हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हैं और यथासंभव हम अपने फेफड़ों में रोकते हैं, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हमें गैसों के आदान प्रदान में अधिक समय मिल जाता है। ये गैसों का आदान प्रदान किस तरीके से हेल्पफुल होता है, इसको हम एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। सपोज एक ट्रेन है, एक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, प्लेटफॉर्म पे उसका स्टॉपेज टाइमिंग है 3 मिनट। वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे सिर्फ 3 मिनट के लिए रुकेगी। तो यात्री, जब वो ट्रेन रुकती है तो यात्रियों में एक प्रकार की भगदड़ सी हो जाती है कि उसी 3 मिनट में यात्रियों को फटाफट उतरना भी है, उतरने वाले यात्रियों को, और चढ़ने वाले यात्री भी मीन टाइम में या सेम टाइम में फटाफट चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक प्रकार से थोड़ा हौच पौच हो जाता है, वहां भगदड़ मच जाती है। ठीक इसके विपरीत अगर यही स्टॉपेज टाइम, ट्रेन का स्टॉपेज टाइम 3 मिनट की जगह बोल दिया जाए कि ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे 7 मिनट तक रुकेगी, तब क्या होगा? सभी यात्रियों को पता है कि हाँ 7 मिनट आराम से रुकेगी, ये पर्याप्त समय है। उतरने वाले यात्री आराम से प्लेटफॉर्म पे उतरेंगे। जब वो उतर चुके होंगे तो चढ़ने वाले यात्री आराम से ट्रेन में चढ़ सकेंगे। तो बहुत ही सुनियोजित ढंग से ये कार्य हो सकता है। तो यही प्रक्रिया हमारे गैसों के आदान प्रदान, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संदर्भ में हम इससे रिलेट कर सकते हैं। और जैसे जितना हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक उसी प्रपोर्शन में हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो अपनी बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक, हम सभी जानते हैं, बहुत विषैली गैस है। तो जितनी अधिक मात्रा में और जितनी जल्दी हो सके उसे हम अपने शरीर से बाहर निकाल देंगे तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा और हमारे रक्त की शुद्धि होगी। रक्त की शुद्धि होगी तो हमारा स्वास्थ्य संवर्धन होगा। स्वास्थ्य संवर्धन होने से हम फिजिकली तो बैलेंस्ड रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, साथ में इमोशनली और मेंटली भी बैलेंस्ड और हेल्दी रह सकते हैं। जब हम अंतः कुंभक करते हैं
अंत जब हम यथासंभव वायु को अंदर रोकते हैं, श्वास को अंदर रोकते हैं, तो हम हमारी फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव होती है। और जब हम बाह्य कुंभक करते हैं तो उसके निरंतर प्रयोग से हम मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी हेल्दी हो सकते हैं। तो ये तो थी दीर्घ श्वास प्रेक्षा के संदर्भ में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का रिलेशन। अब हम समझते हैं समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए कैसे ऊर्जा संवर्धन या ऊर्जा नियोजन में हमारी हेल्प करता है। तो समवृत्ति श्वास प्रेक्षा में हम क्या करते हैं, श्वास लेना और छोड़ना क्रमशः दोनों नथुनों से। एक नथुने से हमने श्वास लिया, दूसरे नथुने से छोड़ा, फिर उसी नथुने से श्वास लेकर के हम पहले वाले नथुने से छोड़ रहे हैं। जितना समय हमें एक नथुने से श्वास लेने में लगा रहे हैं, उतना ही समय हम दूसरे नथुने से श्वास छोड़ने में लगाएंगे। मतलब श्वास लेने का समय और छोड़ने का समय हमें लगभग एक समान रखना होता है। इस तरीके से श्वास ऐसे प्रयोग करते रहने से एक श्वास प्रश्वास की लय ताल बन जाती है। और लय ताल बनने से हम कैसे हमारे ऊर्जा का नियोजन होगा, इसको हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करके समझते हैं। जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, हमने 3 नाड़ियां पढ़ी थी, हमारे इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। या जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हमारा जो ये ब्रेन है ये 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। ब्रेन का एक राइट साइड वाला पोर्शन राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो जब हम समवृत्ति में दाहिने नथुने से श्वास ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होता है, और जब हम लेफ्ट नथुने से श्वास लेंगे तो हमारे ब्रेन का जो राइट हेमिस्फीयर है वो एक्टिवेट होगा। तो जब हम समवृत्ति का लगातार निरंतर अभ्यास करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर या यूं कहिए इड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों एक्टिवेट रहती हैं। दोनों हेमिस्फीयर या दोनों नाड़ी एक्टिवेट रहने से हमारी बॉडी में साम्यावस्था की स्थिति बनती है कि हमें हर स्थिति परिस्थिति में सम रहना आता है। बॉडी में बैलेंसिंग हमें रखना, बैलेंसिंग बैठाना या उसकी प्रक्रिया हम सीख जाते हैं। और इसके निरंतर अभ्यास से हमारे क्रोध, आवेग, आवेश कम होते हैं। हमें अपने क्रोध का नियमन करना, उसको कंट्रोल करना हम उसका सीख लेते हैं, वो मैकेनिज्म भी हम सीख लेते हैं। और जब हमें क्रोध, आवेग, आवेश कम आएगा तो हमारी अननेसेसरी जो ऊर्जा का अपव्यय होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो ऊर्जा का अपव्यय कम होगा तो हमारी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, हम कम मेहनत महसूस करते हुए भी अधिक हम कार्य कर सकते हैं। और जो एक और खास बात है, जब हम निरंतर इस तरीके का अभ्यास करते हैं तो हमारी कोशिकाओं में जो टूट फूट होती है, थोड़ा बहुत इंजरी होती रहती है, वेयर एंड टेयर की स्थिति आती रहती है, वो भी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। एक प्रकार का पोषण है, जितनी अधिक मात्रा में अच्छे से ऑक्सीजन कोशिका की एक कोशिका को ऑक्सीजन का पोषण जैसे जैसे मिलता रहेगा, उनकी रिपेयरिंग भी उसी प्रपोर्शन में बहुत अच्छे से होती रहेगी। तो ये तो था दीर्घ श्वास प्रेक्षा और समवृत्ति श्वास से हम अपने इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को रिलेट करके कैसे हम अपने ऊर्जा संरक्षण में सहायता कर सकते हैं। और जब हम एक बार दीर्घ श्वास की बात करते हैं तो 2 शब्द हमारे सामने आते हैं, लयबद्ध श्वास और समताल श्वास। शॉर्ट में 2 मिनट में इसको भी समझ लेते हैं कि लयबद्ध श्वास क्या होता है और समताल श्वास किसे कहते हैं। लयबद्ध यानी एक लय में लिया गया, जैसे जिस प्रकार संगीत में एक लय होती है, एक रिदम होता है, रिदमेटिक जिसे श्वास बोलते हैं, एक लय में कि श्वास लेने और छोड़ने की गति में सहसा, मतलब उसकी गति सहसा कम या ज्यादा ना हो, उबड़ खाबड़ श्वास ना आए, उसे हम लयबद्ध श्वास कहते हैं। और जहाँ समताल श्वास की बात आती है तो समताल श्वास में पहला श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे
उतना ही समय दूसरे श्वास को लेने और छोड़ने में, तीसरा, और अकॉर्डिंगली उसी प्रकार श्वास को लेने और छोड़ने में एक तरह से समय लगता रहे, वो समतान श्वास होता है। तो ये था आज रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आई थिंक मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाने की। अगर मेरे बोलने में, बताने में कोई भूल या त्रुटि रही हो तो क्षमा याचना। ओम अरहम। ओम अरहम वंदना जी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और जैसे ठहराव के साथ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। ओम अरहम आपके लिए। थैंक यू और रेणु। बहुत अच्छा। और सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर प्लीज आगे की क्लास आप संभालिए। जिज्ञासा समाधान जो भी क्वेरी आई है। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। पहला प्रश्न है, कायोत्सर्ग और शरीर प्रेक्षा के में दोनों में मुख्य अंतर क्या है? कायोत्सर्ग और शरीर प्रेक्षा में मुख्य अंतर यह है कि शरीर प्रेक्षा, कायोत्सर्ग में हम ऑटो सजेशन से बॉडी को रिलैक्स करते हैं। वहां हमारा मुख्य उद्देश्य है शरीर को ऑटो सजेशन से रिलैक्स करना। और दूसरा, ये तो प्रक्रिया का हो गया, और इसका मुख्य प्रयोजन है वेद विज्ञान। इसी तरीके से शरीर प्रेक्षा में शरीर के प्रत्येक हिस्से को हमें ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल जानना और केवल देखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो वहां ऑटो सजेशन से शिथिलता, और यहाँ पर शरीर के प्रत्येक हिस्से को, शरीर के कण कण को ज्ञाता दृष्टा भाव से केवल जानना, केवल देखना है, गहराई से देखना। तो वहां शिथिलता है प्रक्रिया में, यहाँ केवल जानना, केवल देखना। तो और प्रयोजन में फिर इस कायोत्सर्ग के प्रयोजन दूसरे हैं और इसके प्रयोजन भी दूसरे हैं। ये मुख्य डिफरेंस है, वहां शिथिलता और यहाँ पर केवल जानना, केवल देखना। लेकिन आगे जाकर ये होता है कि जब व्यक्ति साधना में बहुत लंबे समय तक साधना करता है, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि शिथिलता का कोई ऑटो सजेशन देना नहीं पड़ता है। जैसे आपको, जैसे ही कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेटे या बैठे, आपने पूरी शरीर को ढीला छोड़ा, जैसे आप पैर के अंगूठे पर केवल जाएंगे, पैर का अंगूठा शिथिल हो जाएगा, उंगली पे जाएंगे, उंगली शिथिल हो जाएगी। तो ये बाद में फिर स्वतः होने लगता है। बॉडी समझ जाती है कि ये इस समय कायोत्सर्ग करना चाहते हैं, क्योंकि हमेशा इसी तरीके से करते आए हैं। तो जैसे ही आप जाएंगे शरीर के हिस्से में, केवल एक यात्रा करेंगे, पूरी बॉडी रिलैक्स। तो ये बाद में प्रैक्टिस के बाद में ऐसा संभव है। लेकिन प्रारंभ में ये मुख्य डिफरेंस है, प्रारंभ में तो शिथिलता का संदेश देना ही पड़ता है, तभी बॉडी रिलैक्स हो पाती है। तो ये मुख्य डिफरेंस। और एक उन्होंने कुछ पैराग्राफ किसी ने लिखा था कि कायोत्सर्ग में जब ऑटो सजेशन देते हैं तो पहले मोटर नर्व्स रिलैक्स हो जाती है। हमारे शरीर में दो तरह की नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, जो नर्वस सिस्टम के पेरिफेरल्स हैं। मोटर नर्व्स में रिलैक्स होने से, जब हम जैसे ही संदेश देते हैं रिलैक्स होती है, वहां पर विद्युत का प्रभाव कम हो जाता है। और फिर पहले तो मोटर नर्व्स रिलैक्स हुई, वहां विद्युत का प्रभाव कम हुआ, फिर उसके बाद में सेंसरी नर्व्स में भी रिलैक्स होने लगती है और वहां का संवेदन खत्म हो जाता है, और वहां पर भी विद्युत का प्रभाव कम हो जाता है। पहले मोटर नर्व्स रिलैक्स हुई, वहां विद्युत प्रभाव कम हुआ, फिर सेंसरी नर्व्स में विद्युत प्रभाव कम हुआ। इसके बाद में मोटर नर्व्स से तो केवल शरीर रिलैक्स हुआ था,
लेकिन जब सेंसरी नर्व्स में भी विद्युत का प्रवाह कम होने से क्या हुआ, फिर बॉडी का अनुभव खत्म हो जाता है, क्योंकि सेंसरी नर्व्स में विद्युत का प्रवाह बहुत कम हो गया, कम होता चला गया। इसके बाद में शरीर का, जैसे हम कायोसर्ग में सब फील करते हैं कि जब हम गहरे कायोसर्ग में चले जाते हैं तो फिर हमारे कोई शरीर का अनुभव नहीं रहता, फिर हम सेकंड स्टेज पे चले जाते हैं। सेकंड स्टेज का मतलब है हम प्राण के प्रवाह का अनुभव करते हैं, तो शरीर तैरता हुआ भी अनुभव होता है। ये क्यों होता है कि मोटर नर्व्स पहले रिलैक्स हुई, वहां विद्युत प्रवाह कम हुआ, फिर उसके बाद में सेंसरी नर्व्स में भी विद्युत का प्रभाव, तो बॉडी का सेंस होना कम होता जाता है, कम होता जाता है। ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं, केवल पूरे शरीर में प्राण धारा बह रही है, उस धारा का अनुभव हो रहा है। तो ये उन्होंने कहा था इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दूं, तो मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी जिनका ये प्रश्न था वो यहाँ पर है, तो उनको कुछ क्लियर नहीं हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। एक तीसरे प्रश्न में भी कोई पैराग्राफ उन्होंने शेयर किया था। अनुप्रेक्षा का जब हम प्रयोग किया जाता है वो दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो कोई दूसरा व्यक्ति करे, जैसे जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि हिप्नोटाइज करते हैं, बीमार व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते हैं, और हिप्नोटाइज कर कर वो फिर उसको कुछ संदेश देते हैं, कुछ सजेशन देते हैं, उसको अवचेतन मन तक ले जाते हैं, फिर वहां कुछ जो उनको कहना होता है कहते हैं। और एक अनुप्रेक्षा का प्रयोग होता है, स्वयं होता है, ऑटो सजेशन, आत्म सूचन के द्वारा। तो दोनों में ज्यादा इफेक्टिव है जब हम स्वयं सूचना देते हैं। इसमें इसका मतलब ये हुआ जब हम स्वयं सूचना दे रहे हैं, हमारी 100% मर्जी है, हम 100% उसके साथ हैं, उस सजेशन के साथ में। दूसरा संदेश दे रहा उस समय उन्होंने हिप्नोटाइज किया है, हो सकता है हम उसके साथ दें या ना दें, भीतर से ना दें। तो हमेशा जब स्वयं व्यक्ति ऑटो सजेशन देता है वो ज्यादा इफेक्टिव, पहली बात। इसमें दूसरी बात यह है कि शरीर का कोई भी हिस्सा जब रोगग्रस्त होता है तो उसका एक संवेदी केंद्र मस्तिष्क में भी होता है। हर हमारी पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सबका कोई ना कोई संवेदी केंद्र हमारे ब्रेन में जरूर। जब कोई ऑर्गन रोगग्रस्त होता है तो वो संवेदी केंद्र भी रोगग्रस्त हो जाता है। तो कई बार ये प्रश्न करेंगे कि भाई मान लिया कि लीवर रोगग्रस्त है और आप अनुप्रेक्षा कर रहे हैं, इससे कैसे लीवर ठीक होगा? तो यहाँ जो राइटर ने उस बुक में लिखा है कि चूंकि ऑर्गन जब रोगग्रस्त हुआ है तो मस्तिष्क का संवेदी केंद्र भी रोगग्रस्त हुआ है, और जब ऑटो सजेशन देते हैं, ब्रेन को प्रशिक्षण देते हैं, ब्रेन तक ये संदेश पहुंचाते हैं, तो ब्रेन क्या करता है, सबसे पहले उस संवेदी केंद्र को ये संदेश देता है कि ये व्यक्ति उस सेंटर को स्वस्थ करना चाहता है। तो ब्रेन क्या करता है, उस संवेदी केंद्र को हीलिंग फास्ट करना शुरू कर देता है। जैसे ही हमारे ब्रेन का वो संवेदी केंद्र हील होना शुरू होता है तो उससे रिलेटेड जो भी ऑर्गन था वो भी स्वस्थ होने लगता है। इस तरह से अनुप्रेक्षा ब्रेन के माध्यम से काम करती है। अवचेतन मन के भी माध्यम से काम करती है, ब्रेन के माध्यम से भी काम करती है, और शरीर प्रेक्षा से हम डायरेक्ट उस ऑर्गन को हील करने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राण धारा का प्रवाह अलग अलग मतलब एक किसी साधक ने शेयर किया था कि प्राण धारा का समय दिया हुआ है कि भाई अमुक 12 से 2 डाइजेस्टिव मतलब 11 से 1 इस अवयव पर प्राण धारा का प्रभाव ज्यादा होता है, इस ऑर्गन पर इतने समय से। तो ये जो पुराने योग के आचार्य हैं, जो भीतर से इतने अलर्ट थे, जागरूक थे, हर समय जागरूक अवस्था में उन्होंने नोट किया कि भाई इस समय में यहाँ होता है, इस समय। ये तो प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति के नियम के अनुसार बॉडी में एक समय के अनुसार
वैसे तो पूरी प्राण शक्ति पूरे शरीर में हर समय काम कर रही है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो अमुक या पर्टिकुलर ऑर्गन पर ज्यादा अच्छे से काम करती है, वहां प्राण शक्ति सघन रूप से काम करती है। तो ये एक समझो प्रकृति का नियम है, बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार बॉडी का एक कोई नियम है जो भी है। तो इसको हम चेंज तो नहीं कर सकते। ये चेंज हम कैसे कर सकते हैं? मान लिया हमें प्राण धारा का कोई प्रभाव किसी पर्टिकुलर ऑर्गन पर या पर्टिकुलर स्थान पर ज्यादा करना है, तो हम शरीर प्रेक्षा करते हैं, चित्त को वहां पर ले जाएं, तो वहां प्राण धारा का प्रभाव बढ़ जाएगा। लेकिन बॉडी का भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर ऑर्गन पर प्राण धारा का प्रभाव ज्यादा होता है। और एक प्रश्न ये है कि हमारे जो भी शरीर प्रेक्षा, लेशा ध्यान, इन सब के जितने भी प्रयोजन दिए हुए हैं, उन प्रयोजन में टेबल में तो बहुत कम दिए हुए हैं, 3 या 4 ही दिए हुए हैं, लेकिन जब उसका जब डिटेल पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको और ज्यादा मिलेंगे, एक आध और भी मिल जाएगा। आप कोई दूसरी बुक रेफर करेंगे, मान लीजिए आचार्य महाप्रज्ञ जी की बहुत सारी बुक्स रेफर करेंगे तो और भी मिल जाएंगे। तो आपको लिखना कौन सा है? जो टेबल में है वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो तो आपको लिखना ही है। इसके अलावा आपको जो पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के बीच में कोई एक आध पॉइंट मिले तो वो भी लिख सकते हैं, उसी दूसरी बुक्स में मिला, लेकिन उसको आपको समझ के लिखना है। राइटर कौन है, किस रेफरेंस में लिखा है, ये सारे रेफरेंस को देखते हुए समझते हुए उस पॉइंट को भी यदि रेलेवेंट है तो आप लिख सकते हैं। समाधि में कषाय की और मन की स्थिति। देखिए ये बात ये पिछली बार भी क्लास में हुई थी कि समाधि की अवस्था केवल ज्ञान की स्थिति नहीं है। पहली बात, समाधि का मतलब केवल ज्ञान नहीं है। समाधि की स्थिति यह है कि वहां पर कषाय पूर्ण रूप से उपशांत हो कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि ध्यान की इतनी सघनता आ गई कि कषाय बिल्कुल उपशांत हो गए। लेकिन ये केवल ना तो केवल ज्ञान है, ना पूर्ण वीतरागता है, लेकिन समाधि की स्थिति में वीतरागता जैसा, एकदम जैसा वीतराग को अनुभव होता है वैसा ही होता है, क्योंकि कषाय पूर्ण रूप से उपशांत है। तो ये केवल ज्ञान नहीं है। और दूसरी बात, कषाय उपशांत है, क्योंकि यदि कषाय उपशांत नहीं होंगे तो समाधि की स्थिति घटित ही नहीं होगी। कषाय जागृत रहेंगे तो क्या करेंगे? भाव बनते रहेंगे, भाव बनेंगे तो मन की चंचलता नहीं मिटेगी। तो कषाय एकदम उपशांत हो चुके हैं। और तीसरी बात, मन की स्थिति। मन इसमें क्या है, ना तो ये अब जैसे ध्यान में हम जैसे हम ध्यान करते हैं, हाँ सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। जी। तो ध्यान में हम क्या करते हैं, जैसे ही हम ध्यान में जाते हैं तो हमारा मन क्या है, मन है, सक्रिय है। और जैसे मैंने कल भी पिछली क्लास में बताया था कि ध्यान में हम क्या करते हैं, मन को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं। तो मन सक्रिय है, एकाग्र है। जैसे जैसे ध्यान की सघनता बढ़ती है तो को धीरे धीरे निर्विचारता बढ़ती जाती है, कि मन एकाग्रता में जाते 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 निर्विचारता, बस केवल ज्ञाता दृष्टा भाव प्रबल है और मन जैसे है ही नहीं। फिर एक अमन की स्थिति आती, पहले तो मन था, फिर अमन की स्थिति आई। जब तक शरीर के स्तर पर ध्यान हो रहा है तो मन से पहले अमन की स्थिति आई, फिर समाधि की स्थिति आई। तो समाधि की स्थिति, पहले ध्यान की स्थिति में पहले मन भी था, फिर अमन की स्थिति आई, फिर अमन की स्थिति के बाद तीसरा क्षण ऐसा आएगा जहां पर मन भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम ध्यान में चित्त शरीर से परे चला जाएगा। शारीरिक स्तर पर जब भी ध्यान है तो वहां पर मन भी रहेगा, अमन की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन समाधि की स्थिति समाधि का एक्चुअल में समाधि का जो अर्थ है वो इतना ज्यादा वेरिएंस है उसमें।
पातंजलि योग में बिल्कुल अलग है, महाप्रज्ञ जी का बिल्कुल अलग है। तो अलग अलग व्याख्या। तो हम ये मान ले, एक सामान्य अवस्था ध्यान की जहां पर मन, एक तो मन चंचल है, ध्यान किया तो मन एकाग्र हुआ। तीसरी अवस्था में निर्विचारता बढ़ती गई तो मन अमन की स्थिति में, मतलब काफी देर के लिए कोई विचार ही नहीं। मन ने मनन का काम, चिंतन का काम, कल्पना का काम, स्मृति काम सब छोड़ दिया, ये अमन की स्थिति। फिर क्या होता है, एक छलांग और लगती है, तो चित्त पूरा चेतना में ही समाहित हो, वहां ध्यान, ध्येय और ध्याता तीनों एक हो जाते। ध्यान, ध्येय और ध्याता। ध्येय क्या था, आत्मा का साक्षात्कार। ध्यान उसकी प्रक्रिया थी, ध्याता भी चित्त था। ये तीनों एक हो जाते हैं, ध्यान, ध्येय और ध्याता एक हो जाते हैं समाधि में। ये समाधि की स्थिति। तो ये ना मन की स्थिति है ना अमन की स्थिति है, इससे तीसरी स्थिति। वहां समाधि की स्थिति में केवल चैतन्य का अनुभव, केवल चैतन्य का अनुभव है, लेकिन ये काल सापेक्ष है। वीतराग जो हो जाते हैं, फिर वो काल से परे हो जाते हैं, हमेशा ही चैतन्य की अनुभूति में रहते हैं। लेकिन जो सामान्य ध्यान में है, ये काल सापेक्ष है। इतनी मान 2 घंटे की समाधि, 3 घंटे की समाधि, जो भी समाधि, तो ये मैंने बता दिया। और गुण स्थान कौन सा है समाधि में, थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब तक मैं थोड़ा देख लूं तो हो सकता है मैं पूरा एक्यूरेट बता सकूं। तो 14 गुण स्थान को मुझे पढ़ने दो। पढ़ने के बाद में 14 गुण स्थान में कौन सा होता है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। ध्यान के 4 प्रकार भाव और प्रक्रिया की दृष्टि से बताएं। ध्यान के 4 प्रकार भाव की दृष्टि से आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। क्योंकि आर्त ध्यान के भाव, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये भाव की दृष्टि से 4 तरह के ध्यान। तो इन चारों में ही हम रहते हैं, कभी आर्त ध्यान, कभी रौद्र, कभी धर्म ध्यान, कभी शुक्ल ध्यान। प्रक्रिया की दृष्टि से क्या है, ये जो है मैं बता रहा हूं केवल आलंबन ध्यान के 4 प्रकार। तो उसमें है पदस्थ। पदस्थ मतलब किसी पद पर ध्यान करना, जैसे नमो अरहंताणं का ध्यान किया तो ये पदस्थ ध्यान। पिंडस्थ, शरीर के किसी हिस्से पर ध्यान किया तो पिंडस्थ ध्यान होता है। रूपस्थ ध्यान मतलब हमने जैसे वीतराग प्रतिमा बना ली सामने, उसकी कल्पना करके ध्यान किया तो रूपस्थ। रूपातीत ध्यान मतलब है इसमें कोई रूप नहीं है, लेकिन हम वीतरागता के गुणों का अनुभव कर रहे हैं। जैसे मैं स्वयं ही वीतराग हो गया, उस तरीके से ना कोई रूप है, ना पिंडस्थ है, ना रूपस्थ मतलब पदस्थ है, तो ये रूपातीत। लेकिन ये चारों ही आलंबन ध्यान। निरालंबन ध्यान कौन सा है, मान के चले कि समाधि की स्थिति जो है वो निरालंबन, उसमें कोई आलंबन नहीं है, शरीर से परे चले गए, ये निरालंबन। और विवेक और प्रज्ञा में क्या अंतर है। विवेक का अर्थ है हे और उपादेय में अंतर करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये जो क्षीर और नीर जैसे होता है ना, जैसे हंस का विवेक बोला जाता है, जिसे दूध और पानी मिला हुआ है। जैसे ही हंस चोंच डालता है तो दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, हंस विवेक बोला जाता है, क्षीर नीर विवेक। इसी तरीके से हमारे भीतर हर घटना को, हर बात को, उसकी हे और उपादेय ये जानने की जो शक्ति है वो विवेक शक्ति है। विवेक तो है हे और उपादेय को जानने की शक्ति। प्रज्ञा है, प्रज्ञा का अर्थ है तत्व का निर्धारण करने की, जो हमारे भीतर जो तत्व का निर्धारण करने की शक्ति जो है वो प्रज्ञा है। दोनों अलग अलग है। विवेक है अच्छे और बुरे का भेद करना, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या आने देना है क्या नहीं आने देना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये जो शक्ति है ये विवेक की शक्ति है। और प्रज्ञा का मतलब तत्व का निर्धारण करना। जैसे क्या होता है, जैसे महाप्रज्ञ जी प्रज्ञावान थे, उनके सामने जब भी कोई प्रश्न आता तो भीतर उनकी प्रज्ञा जगी हुई थी, तुरंत वो अपने भीतर के अनुभव से क्या कर देते थे, उसका तत्व का विश्लेषण तुरंत कर देते थे। और आप लोग भी कर सकते हैं।
आप लोग सब में भी प्रज्ञा है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने कोई चैप्टर पढ़ा, अब आप कोई क्लास ले रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई प्रश्न आ गया, तो प्रश्न आपने वो कभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन क्या होगा, जैसे ही वो प्रश्न आया तो भीतर आपकी प्रज्ञा क्या करेगी, भीतर के अनुभव के आधार पर उसका विश्लेषण करके आपके सामने आंसर रख देगी। ये प्रज्ञा है। तो किसी भी तत्व का निर्धारण करना, ये क्या है, प्रज्ञा का। तो दोनों दोनों अलग अलग है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में अवचेतन मन से संपर्क कैसे होता है, इसका लिखा है प्रयोजन में या जो भी उसकी प्रक्रिया में लिखा होगा। हमारे शरीर में जितने भी चैतन्य केंद्र हैं, ये हमारी चेतना के द्वार है। हमारे शरीर में चेतना के द्वार है, जहां से चेतना क्या हो रही है, सघन रूप से प्रकट हो रही है। यहाँ चेतना सघन रूप से काम भी कर रही है, चेतना प्रकट भी हो रही है। वैसे तो आत्मा पूरे शरीर में, चैतन्य पूरे शरीर में, लेकिन हमारे चैतन्य केंद्रों में क्या है, चेतना सघन रूप से प्रकट हो रही है, काम कर रही है। तो जैसे ही हम चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करते हैं और वहां जैसे ही चैतन्य केंद्र पर ध्यान गहरा होता है, तो हम क्या होते हैं, स्थूल से सूक्ष्म में चले जाते हैं। और जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम चेतन से अवचेतन मन की सीमा में चले जाएंगे। वहां कोई भी हम संदेश देंगे, मंत्र करेंगे, तो सीधा वो अवचेतन मन पर चोट करेगा, काम करेगा। इस दृष्टि से अवचेतन मन से संपर्क भी होता है। ये जो प्रश्न आए थे मैंने जवाब दिए। फिर भी किसी का प्रश्न छूट गया हो, नहीं समझ में आया हो, या मेरे कुछ आंसर में गलती भी हो गई। देखिए, एक बात है कि मैंने जो आंसर दिया है, आप जब तक सेटिस्फाई नहीं हो तब तक आप बार बार पूछ सकते हैं, और यदि मेरी गलती भी हो तो आप भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोगों से ही ज्यादा सीखता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जीवन विज्ञान की रूपरेखा शायद ही कोई 20-25 साल पहले पढ़ी होगी, अभी पढ़ने का काम नहीं पड़ा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अनुभव के आधार पर, और देने की कोशिश करता हूँ। तो जब तक आप सेटिस्फाई ना हो, जब तक आपके मन में डाउट हो, तो आप उसको पूछिए, क्लेरिफाई करिए। तो उससे क्या होगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी ज्ञान, सबका बढ़ेगा ज्ञान। तो आज का मेरा तो जो आंसर आए थे, मैंने आंसर दे दिए हैं। और जिन जिन के प्रश्न है, या तो ऑनलाइन पूछना हो, समय हो तो ऑनलाइन पूछे, नहीं तो फिर अगली क्लास में पूछे। देख लीजिए वंदना जी, रेणु जी, कैसे करना है। एक हाथ हैंड रेज है, एक जन का ले लेते हैं सर, प्रतिभा जी का। सर, एक प्रज्ञा को विजडम मतलब विजडम तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो प्रज्ञा का अर्थ आचार्य महाप्रज्ञ जी ने क्या है, प्रज्ञा एक विशिष्ट बुद्धि मान ले, जो भी मान ले, जो तत्व का निर्धारण करती है, विशेष ज्ञान, भीतर का ज्ञान। प्रज्ञा का मतलब है विजडम, भीतर का ज्ञान। उससे क्या होता है, कोई भी प्रश्न आता है तुरंत उसका क्या हो जाता है, प्रज्ञा उसका विश्लेषण कर देती है। कंफ्यूज नहीं होता वो व्यक्ति। क्या होता है, जिसमें प्रज्ञा का जागरण है, वो ना तो स्वयं के प्रश्नों से कंफ्यूज होता है, ना किसी दूसरे के प्रश्नों से, क्योंकि उसकी भीतर औत्पत्तिक बुद्धि कह सकते हैं सर। और वो अलग चीज है। औत्पत औत जो भी आपने बोला ये शब्द, इसका मतलब ये हुआ जैसे तुरंत आंसर देना। ये उसका एक, ठीक है, मिलता जुलता है, लेकिन वो औतपौत की जो भी नाम है उसका, बुद्धि का मतलब है। औत्पत्तिक। हाँ, तो उसमें क्या होता है, जैसे वो व्यक्ति कहीं भी क्या होता है, तुरंत जवाब दे देता है। वो तो फिर सामान्य प्रश्न भी हो सकता है, जिसकी बुद्धि बहुत तेज होती है ना, वो कहीं भी क्या होता है, उसके सामने जैसे तत्व चर्चा चल रही है, तो वो इतना बुद्धिमान होता है, वो कहीं भी कुछ पटकन। न कुछ उसका तर्क शक्ति इतनी प्रबल है कि वो उस तर्क से कुछ ना कुछ आंसर देता है। प्रज्ञा का मतलब है उसका भीतरी ज्ञान जागृत। थोड़ा फर्क है इसमें, दोनों में थोड़ा फर्क है। नहीं सर, आप जो बताते हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, उसके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता कि बहुत सरल समझ में शब्दों में आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। और मेरी तो जिज्ञासा जाने के संबंध में थी कि जो फीस का पहले एक बार बैंक के लिए आया था, तो क्या वो बैंक से जमा करानी है, उसका एकदम वापस क्लेरिफिकेशन जैसा नहीं आया, या वहां जाके देनी है? वहां क्योंकि जाके वहां दे जाना। वहां ओके, जाके वहां धन्यवाद। जाके जाके दे। ठीक, धन्यवाद। ठीक है सर, समय हो कंफर्म गया करें। है।
हाँ, क्लास आप संपन्न कराइए सर। जिसकी भी जिज्ञासा भी छूट गई है और उसको यदि उनको नहीं समझ में आया तो आप जो सपना जी पटावरी का जो नंबर है उस पर दोबारा भेज दीजिए, और तो उसको अगली क्लास में दोबारा से ले लें। सभी के हाथ जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति के आभारी। प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। देव के आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके प्रति हम आभारी। सब आपके प्रति हम सब आपके आभारी। रेणु जी नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन दे दीजिए प्लीज। हाँ, नेक्स्ट क्लास हमारा इम्यून सिस्टम पे होगा और माया जी देंगे। और इम्यून सिस्टम का अभी तक शायद जहां तक मेरे ध्यान में ऑनलाइन जो पिछली बार हुई थी मार्च में तो भी नहीं हुआ था और अभी भी नहीं हुआ है। तो प्लीज ये सिस्टम अभी ऐड किया गया है तो आप सब लोग इसे अटेंड करिए और फर्स्ट टाइम ही होगा ऑनलाइन में इम्यून सिस्टम। तो जरूर मतलब जरूर ज्वाइन कीजिए और कोई भी क्वेरी हो आप अपने चैप्टर पढ़ लीजिए जो नोट्स में है और कोई भी क्वेरी हो नोट कर लीजिए तो ऑनलाइन भी माया जी उसका समाधान देने का प्रयास करेंगी। तो आप लेसन जरूर पढ़ के आए उस दिन। और एक क्वेश्चन पेपर का हमेशा वो आपको बताया कि एक आंसर पेपर जरूर लिख लीजिए ताकि समय सीमा में लिखने का अभ्यास हो जाए, आपको पता चल जाए आपकी स्पीड क्या है 3 घंटे में, वो भी प्रयास करें और ध्यान आसन का प्रयोग नियमित करें। रेणु जी क्या ये पेपर लिख के हम आपको सेंड करें वापस? नहीं नहीं, सर ने डिस्कस किया है तो आप हाँ। लिख के अपने पास ही रखिए, ठीक है? नहीं तो वो पता चल जाता सही है या गलत है। नहीं नहीं, सर ने इतने अच्छे से डिस्कस किया हाँ है, वो सबका तो सुन के आप अपनी समीक्षा खुद कर लीजिए, ठीक है? ओके ठीक, थैंक यू। क्लास संपन्न करते हैं। मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओम अरहम।